हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे व्यापारी हैं या कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका टर्नओवर 20 लाख न हो, 40 लाख न हो। मतलब आज का जो नियम पढ़ने वाले हैं ना, ऐसे पर्सन, ऐसे बिजनेसमैन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका टर्नओवर 40 नहीं है फिर भी रजिस्ट्रेशन वो कराएगा, उसका 20 नहीं है फिर भी वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। किसको किसको कराना होगा, तो चलिए सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट के बारे में समझते हैं। तो पहला देखिए क्या बताया जा रहा है, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। देखो पहले पॉइंट बता दिया हूं मैं, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस, ध्यान देना, अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। तो पहले तो हमको यह समझना होगा कि सर इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है। तो कल ही पढ़ाया था ना आप लोग को बाबू, जी सर। क्या पढ़ाया था? हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब जब दो स्टेट इन्वॉल्व हो तो हम बताए थे वह इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। तो बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है या कोई व्यापारी है, अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, टैक्सेबल मतलब कल ही पढ़ाया था, ये भूल गया, ऐसा गुड्स ऐसा सर्विस जिसमें टैक्स लागू है। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मान लो रामू हो गए, कौन हो गए? रामू। अब व्यापारी का मान लीजिए या रमेश ट्रेडर्स हो गए, कौन हो गए? रमेश ट्रेडर्स हो गए। तो सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है और कोई बिजनेसमैन है। तो अगर इन दोनों, ठीक है, इन दोनों का स्टेट क्या? यूपी में है। कहाँ पे जी? यूपी में। और ये सेल कर रहे हो, कहाँ कर रहे हैं? बिहार में सेल कर रहे हैं। और ऐसे गुड्स को सेल कर रहे हैं, ऐसे सर्विस को सेल कर रहे हैं जिसका टैक्स लेते हैं, मतलब टैक्स है किसके अंतर्गत? जीएसटी के अंतर्गत। तो ऐसे गुड्स और सर्विस को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। तो ये बोला गया है कि अगर टैक्सेबल गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं अपने राज्य से दूसरे राज्य में, तो उनका 20 लाख नहीं होगा तो भी मैटर नहीं करता है, 40 लाख नहीं है तो भी मैटर नहीं करता है, उनको अनिवार्य रूप से क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यही बोला गया है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों न हो। पहला पॉइंट समझ आया? लो, टर्नओवर मतलब क्या बताया? टोटल सेल अमाउंट, साल भर में कितना सेल कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स या सर्विस, उसे बोलते हैं टर्नओवर कितने का कर रहे हैं, ठीक है ना। मंथली नहीं निकाला जाता इसको, साल भर में कितने का टर्नओवर है, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसे कह देगा कि एक मंथ में कितना का किए तो बता सकते इतने का सेल किए, लेकिन टर्नओवर नहीं बोलेंगे। मतलब टर्नओवर साल का पूछा जाता है, टोटल सेल अमाउंट, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। तो बड़ी जल्दी भूलता है, क्या करें हम, कोई दवा रहता तो खिलाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है क्या? अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल टर्नओवर की लिमिट कम क्यों न हो। चलिए कोई बताएगा कि एनुअल कैजुअल नॉन रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? ब्रिजेश बताओ बाबू, और कोई बताए? मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा बिजनेसमैन जो हमारे यहाँ का निवासी नहीं, ठीक है, दूसरे जगह का है
और हमारे भारत में व्यापार को चला रहा है और टैक्स पे कर रहा है, तो उसका भी लिमिट अगर 20 ना हो, 40 ना हो, तो ये मैटर नहीं करता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा। क्या समझे? जैसे मान लो हम भारत के नहीं है, दूसरे किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं और भारत में आके व्यापार चलाते हैं और टैक्स पे करते हैं, ठीक है, किसको? गवर्नमेंट को। तो हमको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और टैक्स लेते भी हैं तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। भले ही आपका लिमिट 20 लाख रुपया ना हो साल भर में, 40 लाख ना हो, फिर भी हमको कराना होगा, ठीक है। मतलब आज का मेन टॉपिक क्या है वो तो हम बता ही दिए थे, कौन कौन कराएगा, 20 लाख कौन कराएगा, 40 लाख कौन कराएगा। आज का मेन टॉपिक क्या है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब अनिवार्य रूप से कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, भले उसका 20 लाख टर्नओवर नहीं है और 40 लाख नहीं है, फिर भी कराएगा ही कराएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, इसी रूल को मैं समझा रहा हूँ। मतलब ये जो मैटर निकाला गया ना, ऐसा आपको बहुत इजी भाषा में समझाया जा रहा है ना। देखो ये मैटर बहुत सारे बुकों से छांट छांट के निकाला गया है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे जो मैटर मिलते हैं ना, ज्यादा इंग्लिश में मिलते हैं, उसको ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाया गया और एक एक पॉइंट लाए गए। ऐसा किसी बुक में नहीं मिल जाएगा आपको, अलायंस सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा आपको। क्या ये नोट्स इजीली तरीके से बनाया गया है, छांट छांट के अलग अलग बुकों से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके, ठीक है, और ऐसे ऐसे शब्दों में बताया गया है कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये भी नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि टैली का कोई बुक खरीदना सब इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान रहोगे। कंप्यूटर के मैक्सिमम बुक्स मिलेंगे ना इंग्लिश में ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी को ट्रांसलेट करके कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश में रखे जाते हैं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोग का इंग्लिश बहुत वीक पॉइंट हम लोग का, ठीक है, ऐसा नहीं कर रखे हो तुम लोग का, सबका। क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं ना, स्टार्टिंग बहुत ज्यादा जोर नहीं देते, और ऐसे स्कूल में हम लोग पढ़े हैं शुरू में, तो वहां पे टीचर ही इंग्लिश का बढ़िया, तो लोग इंग्लिश सीखेंगे कहाँ से, ठीक है। ये धीरे धीरे हर जगह बढ़ता जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे अब, ठीक है, हम लोग इंग्लिश भी अच्छे से सीख लेंगे। लेकिन हम लोग उतना अच्छे से हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो लड़के पढ़ रहे हैं वो थोड़ा उनका परफॉर्मेंस हम लोग से अच्छा रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन में अब गाँव में अलग अलग जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रहे हैं, टीचर भी मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, इंग्लिश पढ़ा ले जा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़े हैं कि हाई स्कूल में हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ाया गया था, बताओ ना, ठीक है ना, हाई स्कूल में पढ़ाया गया था, ठीक है। बस क्या किए थे, बहुत कोचिंग वोचिंग थोड़ा बहुत किए थे, ठीक है, बस इंग्लिश का कोचिंग किए थे, क्लास में साल भर में नहीं पढ़े थे। रीजन क्या था, ऐसे स्कूल में लोग गाँव में पढ़ते थे और प्लस जिसमें इंग्लिश के टीचर थे, ठीक है, तो जिस स्कूल में टीचर तो 5-6 थे, जो अच्छे अच्छे टीचर थे वो अपना स्कूल खोल लिए थे, ठीक है। और दिक्कत क्या थी, मैथ के भी टीचर अच्छे चले गए थे, इंग्लिश के भी चले गए थे, और हम लोग क्या करते थे, छोड़ के नहीं जाते थे, फीस भी कम था और पहले शुरू से ही पढ़ते थे, कहते क्या उसके स्कूल में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ लोगों को पैसा था और व्यवस्था थे तो दूसरे स्कूल में चले गए थे, हम लोग उसी में पढ़े थे। तो हाई स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े थे, ना मैथ ना इंग्लिश ना साइंस। अब समझ सकते हो आप लोग, इसमें लड़के के शुरू में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा मन से, ठीक है, और इतना मेहनत करने के बाद आप लोग नहीं पढ़ोगे तो समझो दिक्कत होगी आगे चल के, ठीक है। और नहीं तो आगे चल के दिक्कत क्या होगी, आप लोग कहीं जॉब ही नहीं मिलेगा जल्दी, इसमें जॉब पकड़ लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला है जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम है। अब क्या मतलब है, यह तो नया है एकदम, किसी से नहीं पूछूंगा, समझना। देखो आरसीएम मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका मतलब यह होता है कि बोला गया है जीएसटी में कोई ऐसा व्यापारी जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, क्या समझे, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और वह किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या करता है, गुड्स खरीदता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि बाबू उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है नहीं और आप उसको टैक्स दोगे तो हमको कैसे देगा, तो आरसीएम का रूल बनाया और कहा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसे आप जीएसटी में टैक्स पे करते थे जिस हिसाब से ना, उसका सेम उल्टा आपको काम करना होगा, ठीक है। वही टैक्स अमाउंट जो उसको दे रहे हो ना वो आपको पे करना होगा, क्योंकि वो व्यापारी उस व्यापारी को नहीं जानते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और हम आपको जानते हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना होगा,
ऐसे कंडीशन में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के और जीएसटी का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे का टॉपिक है, लेकिन आएगा। आरसीएम एक टॉपिक ही है जिसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अलग अलग टॉपिक लोग अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, वैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, और इसका लिमिट भी बनाया गया, सर्च करोगे गूगल पे तो बताएगा। ठीक है, पहले लिमिट था 5,000। ठीक है, अगर हम अगर पर्सन से अगर 5,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, टैक्स पे करते हो तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा, अनिवार्य है। ठीक है, अभी लिमिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ठीक है, अभी गूगल पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट क्या रखे गए हैं। ठीक है, तो ये होता है आरसीएम। तो हम लोग काम इस पे ज्यादा नहीं करना, लेकिन फिर भी नाम आ जाएगा तो अभी इतना समझना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, सिर्फ जीएसटी के उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगला नेक्स्ट है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे गुड्स सर्विस सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब कहोगे सर एजेंट टैक्सेबल पर्सन, एजेंट नाम सुने हो ना? ठीक है, मतलब इस समय कोई भी काम हो, हर एक काम बिना एजेंट के नहीं हो पा रहा। चाहे जमीन कोई खरीदना हो, चाहे कोई बिल्डिंग खरीदना हो, चाहे कोई गुड्स खरीदने हो, चाहे कोई सर्विस खरीदने हो, मतलब बड़ा सा अमाउंट का डील करना हो ना, तो डायरेक्टली उस पर्सन को नहीं पहुंच पाते हैं। किसके पास पहुंचते हैं? पहले एजेंट के पास, और वह धीरे धीरे वो तक पहुंचाता है उसके पास। तो बताओ चार्ज लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। तो कुछ भारत में, हमारे कंट्री में, अदर कंट्री में ऐसे एजेंट है जो ब्रांडेड है। ठीक है, वो कहता है हम अपना सर्विस देंगे लेकिन टैक्स भी लेंगे। ठीक है, तो ऐसा एजेंट है जो टैक्सेबल पर्सन है, मतलब टैक्स लेता है, तो ऐसे पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। 20 लाख नहीं है, नहीं मैटर करता। 40 लाख नहीं है, मैटर नहीं करता है। बस यह है कि आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो और टैक्स आप ले रहे हो किससे? जिसको सर्विस दे रहे हो, तो आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर नहीं कराते पकड़े जाओगे तो अलग अलग रूल बनाए गए गवर्नमेंट के। जो नहीं बताता है, ठीक है, काम करता है, करता जाता है, कोई नहीं जानता है, जब पकड़ा जाता है तो सब लोग जानते हैं इसने चोरी किया है। ऐसे बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे जो लेते हैं लेकिन बताते नहीं गवर्नमेंट को। धीरे धीरे यही गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो पकड़े जाते हैं लोग। ठीक है, तो सारा काम उसका बंद हो जाता है, जेल में भी जा सकता है, बहुत सारे फाइन भी लग सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल इसके बनाए गए हैं। ठीक है, अब जो ऐसा पकड़ा जाता है उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि करके सिस्टमेटिक तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नाम सुने हो कभी? बोलिए। हाँ, कभी नहीं? देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब, नहीं कहते हम सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिससे हम सोच रहे हैं, जैसे मान लो एचपी कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, हम सोच रहे हैं क्या करें। ठीक है, वो हर जगह अपना ऑफिस नहीं खोल सकता, हर जगह सर्विस नहीं दे सकता है, तो उससे हम डील कर लें और उसका क्या कर लें। ठीक है, और उसका एक ऑफिस खोल लें अपने एरिया में। ठीक है, उस सर्विस को जो एचपी कंपनी दे रहा था और उतना बेटर तरीके से नहीं दे पा रहा था, हम अपना एम्प्लॉय रख के, ठीक है, अपना कार्यालय खोल के नाम उसका चलाएंगे, सारा काम हम लोग करेंगे। तो ऐसा कोई पर्सन है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका टर्नओवर कम क्यों ना हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, हर जगह अपना सर्विस नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे व्यापार होते हैं जिनके पास पैसा वैसा रहता है, थोड़ा बहुत ऑफिस एक कार्यालय खोल देते हैं, उसी कार्यालय से उस व्यापारी का, उस कंपनी का सारा काम होता है। ठीक है, और बहुत सारी सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। ठीक है, तो ऐसा है तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोई बताएगा जी? ई क्या है? तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि ऐसे व्यापारी जो अपना व्यापार चलाते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से, सारे कस्टमर क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन, और सारा का सारा यह ऑनलाइन वर्क होता है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मतलब व्यापार को चलाया जा रहा है किसके माध्यम से? जी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलाया जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो जैसे ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बैकअप.com, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो आपको बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। ठीक है, दो चार लोग फेमस ही हो गए।
ठीक है, फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते ही हो आप लोग, अमेजोन का इस्तेमाल करते ही होगे, ठीक है, और भी आ चुका है बहुत सारा। ये कुछ ऐसे हैं मिलेंगे मार्केट में, लोग नाम ही नहीं सुने हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब भारत में बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर विदेशी कंपनियां हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और अगला, भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब ऐसी कंपनी हमारी भारत में आ गई और जो हमको ऑनलाइन सर्विस दे रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है 95% लोग विदेशी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने, ठीक है। मतलब ज्यादातर आप लोग सोशल नेटवर्किंग में एक्टिव हो, ठीक है। आप लोग डाटा जो भी शेयर करते हो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है ना, या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हो ना, वन ड्राइव का इस्तेमाल करते होगे। मतलब मैक्सिमम जो ऑनलाइन डाटा आप लोग स्टोर करते हो, मुझे लगता है 5-6% छोड़ के, ठीक है। और लगभग जितने हमारी कंपनियां आती है जिनका इस्तेमाल करते हैं वो सब विदेशी कंपनियां जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन डाटा स्टोर करते हैं। तो क्या हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं? क्या नहीं कराएं, फिर भी चलाते हैं ना। तो बोला गया ऐसी कंपनी जो भारत से बिलोंग नहीं करता है फिर भी अपना ऑनलाइन सर्विस देता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है और डाटा स्टोर करने की अनुमति देता है, तो उसको भी क्या करना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जितनी विदेशी कंपनी होती है सब कराते हैं लोग, नहीं कराएंगे तो व्यापार चलाने नहीं देंगे। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है, चाहूंगा तो आपका कंपनी मेरे कंट्री में चलेगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं चलेगा। देखे थे ना आप लोग, अभी मान लो हाल ही में, ठीक है, टिकटॉक वाले क्या बर्बाद हो गए थे, तो कहते हमारा यह हो गया वो हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट को जब तक चल रहा था, ठीक है, मुझे लगता कि नहीं हमारा डाटा ज्यादा जा रहा है यहाँ से, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्या किया उन्होंने? ब्लॉक कर दिया उसको, ठीक है, चलता है, ठीक है। तो बहुत लोग बर्बाद हो गए थे। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो विदेशी लोग चलाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बिना परमिशन का मेरे कंट्री में नहीं चला सकते। मतलब मेरा आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आईटी जो बोला जाता है इसका मतलब होता है क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, चाहेगा जिस साइट को ब्लॉक कर देगा, चाहेगा तो इनेबल कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई कंपनी आ जाएगा, किसी कितना टेक्नोलॉजी में तेज है, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बना चुके हैं और चाहते हैं भारत में इस्तेमाल करना, तो परमिशन पहले लेना पड़ेगा हमारे सरकार से, और उसके एक अलग रूल बनाए गए हैं, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट देखेगा, चेक करेगा क्या उसके फीचर्स है, क्या हमारे कंट्री में उस लायक है कि नहीं ऐसा फीचर जो हमारे कंट्री के लोग इस्तेमाल कर सके, ठीक है, तब वो परमिशन, ठीक है। ऐसा नहीं मोदी जी देखेंगे तुरंत लॉन्च कर देंगे, वो सबसे पहले किससे पूछेंगे? आईटी डिपार्टमेंट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले से पूछेंगे क्या ये सही है, अब चेक करके बताओ, वेरीफाई कर दो 100% सही है तो मैं बताऊं तो मैं परमिशन दे देता हूं, मेरे कंट्री में इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए मंत्री बनाए गए अलग अलग, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यही तरीके हैं और लास्ट प्रोसेस बताए जा रहे हैं कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब यह जाता है टीडीएस डिडक्ट होता है इनकम पे, इसमें होता है इनकम पे। जैसे नहीं होता है, सपोज मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे, मेरा इनकम इतना ज्यादा है तो क्या करता है कंपनी, क्या करता है मेरे इनकम से कुछ परसेंट काट लेता है, इनकम का ही कुछ परसेंट काट लेता है, किसको दे देता है? गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो ऐसा पर्सन है जो टीडीएस डिडक्ट करता है, ठीक, उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और टीडीएस बहुत लंबा टॉपिक है, वो अलग कोर्सेस ही है, जैसे जीएसटी का टॉपिक है ना, वो ऐसे ही हमारा क्या है, टीडीएस का एक टॉपिक है, तो वो एडवांस अकाउंटिंग में भी दिए गए हैं। तो समझ जाओ ये टीडीएस ज्यादातर इनकम पे ही करते हैं और इसके अलग अलग सिलेबस भी है। और इतना जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर, इसका एक अलग ही टॉपिक है बड़ा सा, ठीक है। तो जिस सेक्टर में जो जाते हैं ना वो ऐसे अकाउंटिंग करते हो, ऐसे वो पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह हमने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। अब चलिए, अब तो यह सवाल यह था कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन लोग कराएंगे, लेकिन अब अगला सवाल यह है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उनको कितने दरवाजे मिलेंगे, कौन कौन से तरीके मिलेंगे। तो बोला गया है, देखिए, टाइप्स ऑफ डीलर, क्या बताया गया है? टाइप्स ऑफ डीलर। मतलब बोला गया है कि जीएसटी में जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको दो रास्ता हमने दिया है, एक रेगुलर में कराएंगे, दूसरा कंपोजिशन में कराएंगे। मतलब आप अब उस लायक हो
आप मेरे पास आ रहे हो क्या करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो मैंने आपको दो रास्ता दिया, रेगुलर में जाओ या तो कंपोजिशन में जाओ। लेकिन कौन रेगुलर में जाओ, कौन कंपोजिशन में जाओ, इसके लिए बहुत अच्छे से बनाए गए। क्या बनाए गए तो समझने की कोशिश करना। हाँ, जहां पे 1 करोड़ लिखा है यहाँ पे 1.5 करोड़ कर लो, थोड़ा सही कर लो नोट्स में। जहां जहां पे 1 करोड़ लिखा वहां पे 1.5 करोड़ कर लो। पेज नंबर है 19। बहुत टाइम से आ रही हो तुम। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताया जा रहा समझने की कोशिश करना। यहाँ बताया गया रेगुलर डीलर, क्या है, रेगुलर डीलर। कहा जा रहा है ऐसे डीलर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कितना, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होगा। मतलब ऐसा कोई पर्सन जा रहा है और जीएसटी पोर्टल में चला गया और रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो तरीके मिलेंगे उसको, एक दिखेगा रेगुलर, एक दिखेगा कंपोजिशन। तो गवर्नमेंट कहता है कि बाबू आपका टर्नओवर क्या है। अगर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रेगुलर में कराना होगा। ऐसा ऑप्शन गवर्नमेंट ने नहीं दिया कि आप कंपोजिशन में जा सकते हो। कहाँ जाना होगा उनको, रेगुलर में जाना होगा। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि जिसका जिसका क्या है 60% से ऊपर है उसी का मैं डीसीए में एडमिशन लूंगा, अन्यथा दूसरे किसी का नहीं लूंगा। तो वैसे यहाँ भी लिमिट है। जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो दो ऑप्शन दिया है, बोला कि जो पर्सन आता है मेरे पास और जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको अनिवार्य रूप से रेगुलर स्कीम में आना होगा। और उसके लिए रूल मैं अलग बनाया हूँ और कंपोजिशन के लिए अलग बनाया हूं। इस देखो आगे क्या बताया जा रहा है, फिर से बताया जा रहा है कि ऐसे डीलर को अपना टैक्स मंथली भी जमा करना होगा, क्वार्टरली भी जमा करना होगा। मतलब चाहेगा तो कैसे जमा कर सकता है, हर महीने में जमा कर सकता है या 3 महीने में एक बार जमा कर सकता है। और ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है। और देखो बताया जा रहा है 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम के अंतर्गत क्वार्टर रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। मतलब पहले जाकर कैसे करते थे, मंथली केवल करते थे, लेकिन 2021 से क्या हो गया है, क्वार्टर भी रिटर्न फाइल किया जा रहा है। एक स्कीम लाया गया QRMP, ठीक है ना। मतलब इसके अंतर्गत क्वार्टर भी ऐसा लिखा गया उसमें कि आप क्वार्टर भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब महीने में करो या 3 महीने में एक बार करो। मतलब पहले डिसाइड करना कैसे करना है, ये नहीं कि जब मर्जी महीने में करो, जब मर्जी 3 महीने में एक बार कर दे ना। आप लोग पहले जब कंपनी बनाओगे ना तो ये पूछेगा कि जीएसटी मंथली जमा करना है या क्वार्टरली जमा करना है, 3 महीने में एक बार जमा करना है, 1 महीने में एक बार जमा करना है। तो क्वेश्चन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही समझा रहा हूँ, आगे चल के आएगा बार बार। चलिए फिर से बताया जा रहा है ऐसे डीलर कैसे टैक्स पे करेंगे। तो बोला गया है जीएसटी पेबल इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मत कहना सर जी क्या होता है टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी, पिछले क्लास में पढ़ाया था हमने, क्या बताया था, बोलो। सेल करते समय जो टैक्स अमाउंट लेते हैं उसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, और खरीदते समय जो टैक्स अमाउंट देते हैं उसे बोलते हैं आईटीसी। मतलब गवर्नमेंट कहता है रेगुलर डीलर को, बाबू आप कितना लिए कितना दिए माइनस करें, जितना बचेगा देना। मतलब 20 रुपया लिया, 10 रुपया दिया तो कितना देंगे गवर्नमेंट को, बस इतना ही, यही रूल है। किसके लिए रूल है, रेगुलर के लिए। लेकिन रेगुलर के बाद अगर हम आ जाते हैं कंपोजिशन में तो रूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और बताया जाता है क्या, तो बताया जा रहा है ऐसे डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो वह अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते हैं।
समझना, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। मतलब 1.5 करोड़ है तो उनको जाना होगा रेगुलर में, ये तो अनिवार्य है। लेकिन से कम है तो चाहेगा तो रेगुलर में जा सकता है, चाहेगा तो कंपोजिशन में भी जा सकता है। लिखा ना है, कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकता है। ऐसा गवर्नमेंट ने फोर्स नहीं किया है कि कराएगा ही कराएगा। वो चाहेगा तो आ जाओ रेगुलर में, और नहीं जाना है तो आ जाओ कंपोजिशन में। मतलब इसलिए बनाया है, कर वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लाया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए। मतलब जैसे गवर्नमेंट सोचता है ना कि जितने व्यापारी सभी लोगों से जुड़े, ठीक है, तो जुड़े तो पहले एक ही रूल था, रेगुलर में जाना है, चाहे कितना हो आपका टर्नओवर हो। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि टर्नओवर हम थोड़ा लिमिट ज्यादा रखे हैं, तो छोटे छोटे व्यापारी हमारे साथ आ ही नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा सर्विस दे उनको भी फायदा हो और मेरे साथ जुड़े। तो गवर्नमेंट ने ऐसा ऑप्शन दे दिया कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है वो अनिवार्य रूप से उसको रेगुलर में आना है, और उससे कम है ना तो चाहेगा तो रेगुलर में भी आ सकता है, चाहेगा तो कंपोजिशन में आ सकता है, लेकिन कराना ही कराना है। नहीं कराएगा तो दिक्कत हो सकती है, समझे। तो कभी भी जाएंगे तो वहां पे समझना 2 तरीके मिलेंगे, रेगुलर एक कंपोजिशन। तो चलो, अब रेगुलर अगर मतलब रेगुलर का हम बिजनेस कर रहे हैं और मेरा व्यापारी जो रेगुलर डीलर है उसके लिए टैक्स पे करेंगे कैसे, इस रूल के हिसाब से। लेकिन अगर जहां पे हम काम कर रहे हैं वह कंपोजिशन है तो वह कैसे टैक्स पे करेगा, देखिए यही लिखा गया है। क्या, ऐसे डीलर को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंट करेंट रेट 1% की टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना होगा। मतलब रेगुलर के लिए अलग रूल था, लेकिन कंपोजिशन के लिए अलग रूल है। कहा जाता है कि जितना आपका टर्नओवर होगा ना उसका 1% गवर्नमेंट को आपको पे कर देना। समझाया। और अगला, ऐसे डीलर को न तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और नहीं टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो रेगुलर डीलर है ना वह हर महीने का रिकॉर्ड भी मेंटेन करके देगा, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना पड़ा हुआ है, सारा डिटेल देना होगा हर महीने या 3 महीने में एक बार। लेकिन इसके लिए क्या बोला गया, ऐसा डीलर कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा, सेल परचेज का रिकॉर्ड नहीं देगा, ठीक है, यह फायदे दिए गए। लेकिन कुछ ड्रॉबैक है, क्या, देखो बताया जा रहा है ऐसे डीलर को केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, मतलब 3 महीने में एक बार, लेकिन वह मंथली भी कर सकता है और क्वार्टरली भी कर सकता है। अगला, ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब खरीदते समय जो टैक्स देगा, क्या वह जो टैक्स देगा वो आईटीसी गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हम खरीदते समय सर इतना दिए थे आपको, उसका हिसाब हमको दो, गवर्नमेंट कहता है ये हम आपको नहीं देंगे, आईटीसी आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन रेगुलर को मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, तभी तो टैक्स पे करेगा इस रूल के हिसाब से। मतलब खरीदते समय जो टैक्स देगा ना गवर्नमेंट से क्लेम भी करेगा, समझे। और अगला क्या है, ऐसे डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा डीलर टैक्स नहीं ले सकता है, टैक्स नहीं वसूल सकता है। लेकिन रेगुलर डीलर क्या कर सकता है, ले सकता है। कब, बेचते समय, तभी तो रूल लगेगा जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी कितना लिया है माइनस कितना दिया है, तभी तो दोगे। लेकिन गवर्नमेंट कहता है बाबू तुमको कुछ मैं सर्विस कम करता हूँ, क्यों, क्योंकि सारे फायदे में रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सभी लोग इसी में चले जाएंगे। अब कहो क्यों, क्योंकि आप बताइए अगर रेगुलर वाला हर महीने रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तो एक कंप्यूटर रखेगा कि नहीं रखेगा, रखेगा। उस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए आप में से कोई पढ़ के जाएगा तो अकाउंटिंग करेगा, उसका सैलरी देगा कि नहीं देगा, देगा। और हर महीने टेंशन रहेगा अपडेट आने वाला है, नहीं तो फाइन गवर्नमेंट लेगा, ठीक है, तो टाइम टू टाइम हमको अपडेट भी देना होगा, ठीक है, किसको, रेगुलर वाले पर, ये थोड़ा टेंशन है। तो इनको आईटीसी भी मिल गया है, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन को क्या फायदा है, ना उसको किसी को रखना है, तो बताओ 10,000 सैलरी देगा, 10,000 वैसे बच जाएगा हर महीने में, ना कंप्यूटर खरीदना है वो भी बच जाएगा, बस वो बता देना है टर्नओवर कितना, उसका गवर्नमेंट क्या कर लेगा, 1% काट लेगा।
लेकिन अब सोचोगे सर जी हम गलती बता दे तो, नहीं गलती नहीं बता सकते हो। रजिस्ट्रेशन किए तो कितना खरीदे तो गवर्नमेंट जानता है, समझे। आप बेचोगे तो आपसे भी बेचोगे तो रिकॉर्ड दोगे तो दिखेगा ना। मतलब टेंशन नहीं है कि किससे किससे कितने रुपए का किस किस डेट का ही नहीं देना है। एक और बता दो इतने का है, उसका 1% क्या कर लेगा वो, डिडक्ट कर लेगा। और सुना रहा ना। अब कई लोग मन में अभी क्वेश्चन चल रहा होगा सर फायदा क्या है, गवर्नमेंट को फायदा क्या है। देखो गवर्नमेंट को यही फायदा है, गवर्नमेंट चाहता है चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सभी लोग हमसे जुड़े। मैं जानू ये व्यापारी है, इनका व्यापार इस टाइप का है, इतना टैक्स कलेक्ट करते हैं और इतना टैक्स हमको चाहिए। इसीलिए छोटे छोटे क्या किया है गवर्नमेंट ने, रूल बनाया है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं और उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ता है। इसीलिए तो यहाँ पे ऑफिस वाले आते थे तो लोग भाग जाते हैं, छोटे छोटे व्यापारी भाग जाते हैं, क्योंकि हिसाब किताब पता नहीं है। पता नहीं आ गया, हम रूल नहीं जानते हैं तो कहेगा नहीं इतने का चालान काट देंगे। ठीक है, और बहुत लोगों का कटा था इस बार, तो कई लोगों पान वालों का कट काट दिए थे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा अमाउंट। हाँ जी, कौन नहीं तो 3 महीने में कितना किया तो पता चलेगा ना उसको। मैंने बोला चाहोगे चेक करने के लिए मंथली चेक कर सकते कितने का किया हम, तो 3 महीने एक बार हिसाब देना उसको। ठीक है, 3 महीने में कितना किया होगा, ठीक वो रिकॉर्ड होगा ना। ठीक है, तो उसी के 1% दे देगा वो। जैसे मतलब तुम्हारा यही सवाल है कि सर टर्न ओवर जो है साल भर पता चलता है इतने का है, नहीं चाहोगे तो आप चेक कर सकते हो इस मंथ में कितने का हमारा है। ठीक है, 2 महीने में कितने का है, 3 महीने में। लेकिन टर्न ओवर कोई पूछे टर्न ओवर किसे कहते हैं, तब बताना टोटल सेल अमाउंट, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, लेकिन अगर मान ली 3 महीने में रूल बनाया गया तो 3 महीने में जितना बेचा हमने सेल किया वही हिसाब किताब दे देंगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जानते हो अगर कर देता साल भर में तो दिक्कत हो जाती, कई सारे व्यापारी भाग भी जाते। ठीक है, साल भर में ज्यादा कमा के और एक ही बार गायब हो जाते। ठीक है, खोजते रहे। ठीक है, और टैक्स भी ज्यादा ले लेते। ठीक है, तीसरे कहता कोई बात नहीं 3 महीने एक बार देगा ना। ठीक है, और इनके लिए दोनों ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के बनाया है काम को आसान करने के लिए। ठीक है, टेंशन कम हो। अब दोनों में आपको डिफरेंस कब पता चलेगा, तो कल का हमारा टॉपिक यही है क्या, कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। मतलब कल हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में अंतर है, किसके लिए क्या रूल है। तो यह रूल जिसको याद होगा यह वाला टेबल समझ लेगा, यह रूल याद नहीं होगा यह टेबल उसको समझ में नहीं आएगा। तो कल ये सब पढ़ लेना रूल। कौन सा, टाइप ऑफ डीलर वाला, वो ऊपर वाला भूल जाए कोई बात नहीं। मतलब कौन सा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन थोड़ा भूल गया, 2-4 तो कोई दिक्कत नहीं। कल वाला आज जो पढ़ाया अभी लास्ट में टाइप ऑफ डीलर से लेके यहाँ तक यह मत भूलना, क्योंकि इसी के बेस पे ये समझाने वाले हैं। और जब ये याद नहीं रहेगा, यह समझ में नहीं आएगा, तो नीचे वाला भी आपको नहीं समझ में आएगा। बस समझोगे टेबल बना रहे हैं सर, टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ के आइएगा तभी समझ आएगा। ठीक है, कल इस थ्योरी का लास्ट है। ठीक है, अगले दिन हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पे काम करना।